जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक वीकेंड के बाद, एक अच्छे वीकेंड के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और जनाब ये वीकेंड कुछ ऐसा मैंने देखा है कि काफ़ी ज़रा सा टेंस रहा है, क्योंकि हम ख़बरें मुसलसल देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं कि मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हमारे अंदर, लोगों के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी पकड़ता जा रहा है। एक इतनी टेंशन है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बौखलाहट का शिकार होकर, पहलगाम में जो भी वाक़या हुआ उसके बाद कुछ भी वहाँ पर हो जाए तो उनको समझ में नहीं आती क्या करे, तो इल्ज़ाम तराशी करने के लिए वो सीधा पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी जो सिक्योरिटी लैब्स है उसको वो कवर नहीं कर सके और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान का। गो कि हम तो पाकिस्तान में देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई हो, आपने बलूचिस्तान में भी जाफराबाद एक्सप्रेस के आपने देखा कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में आए दिन किस तरीके से भारत जो करता है वो सब हमारे सामने है। कुलभूषण यादव की कितनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े सिविलाइज्ड वे में पाकिस्तान ने हमेशा जवाब देना सीखा है। हम वो कौम नहीं है कि हमें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फ़िल्म बनाने की ज़रूरत पड़े। हम पर अगर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा कि किस गयूर कौम से पंगा लिया था और किस गयूर कौम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। सेंतास मुआहदे के हम देख रहे हैं कि जी वो भी खिलाफ वर्जी की है। फिर दरिया जुलूम में उन्होंने पानी एकदम से छोड़ दिया है। हमने देखा मुजफ्फरगढ़ में उस वजह से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो ये मुसलसल आ भी जा रही है, तो दिखा रहा है बड़ा यजीदी एटीट्यूड मुझे कभी कभी लगता है ये हमारे पड़ोसी मुल्क का। और यजीद का अंजाम क्या हुआ ये तो दुनिया जानती है। खैर, आज का जो मेरा शो है इसमें पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट, हमारे बहुत ही बाइज़्ज़त गेस्ट हैं। ये हमारे वो गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की पहचान है। ये कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनकी शनाख्त है पाकिस्तान। और ऐसा ही है, हमारे तमाम तर आर्टिस्ट पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं और ये तो ऐसे सफ़ीर हैं जनाब कि हमें इन पर बहुत फ़ख्र है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज नैयर एजाज साहब, जिनको हम कई महीनों से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारे शो में आ जाए, आज ये हमारे शो की जीनत बने हैं। शमून भाई में थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। इतना खूबसूरत सेट और बेहतरीन मज़ा आया इसमें आके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले आप ये बताएं कि जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी बात की, और क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे एक्टर्स होते हैं, हमारे सफ़ीर होते हैं, आप इस बात पे कितना यकीन रखते हैं? और जो आजकल मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, जो बार बार लोग भी कह रहे हैं कि शायद पता नहीं किसी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में एक आर्टिस्ट की क्या जज्बात होते हैं? वैसे जिस तरह आम लोग सोच रहे होते हैं उस तरह हम भी सोच रहे होते हैं कि जी लेकिन जंग होगी नहीं। मसला ये है कि उसको गुजरात में इलेक्शन जीत रहा है अपनी पार्टी के लिए, तो वो इस तरह के स्टंट वो कर रहा है। उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो जंग करे, और जंग किसी भी कौम के लिए अच्छी नहीं होती। हम लोग अंडर डेवलप्ड लोग हैं, तो हम लोगों को जंग के बारे में सोचने के बजाय प्यार मोहब्बत और भाईचारे का सोचना है। हमें ये जो खामखा की वार जो हमारे सर पे लटकाई जाती है, इसके बारे में सोचने के बजाय इसको ज़ायल करने के बारे में सोचना हमें चाहिए। हमें नहीं, बल्कि वहाँ भी और यहाँ भी हमें एक दूसरे के बारे में पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल ही रह के सारे मामला। हाँ, लेकिन अगर कोई बिला वजह मुसल्लत करने की कोशिश करे तो दांत करें, दांत से पढ़ने चाहिए। फिर ऐसे पढ़ने चाहिए कि उन्हें याद करे, अपनी माँ को याद करेगा, तो नाले फिर चाह भी पिला दी है। हाँ, चाह भी पिलाई, चाह पी के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि जंग जिहड़ी है ना वो किसी मसले का हल नहीं है गई। नाले मैं हमेशा एक गल करना चाहना वा इंडियन लोगों ने कि यार तुम लोग शऊर नहीं है, शऊर नू देखो कि की करदा पिया है। आपका मोदी जो कर रहा है वो बेशऊरी की हरकतें कर रहा है, उसको शऊर नहीं है, वो लोगों के शऊर से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों को खुद चाहिए कि उसकी मज़म्मत करें। हम लोग तो भरपूर मज़म्मत करते हैं, और फिर हमें इतना भी कमज़ोर ना समझो। देख रहे हो
बस नहीं काफ़ी नहीं काफ़ी है। अच्छा मुझे बताएं नईर साहब, आपने लाख जैसे ऐसे बहुत सारे ड्रामास में काम किया और लाख जैसे जो खुसूसी तौर पर कश्मीर पे था, ऐसे जब ड्रामास में काम करते हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अपने किरदार के साथ जस्टिस करना ही करना है अब तो। अच्छा, वो जो लाख किया था उसमें मेजर था वो, और वो था कश्मीर में। उस कैरेक्टर की साइकी ये थी कि जी कश्मीर में रहने वाला, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, वो कश्मीरी है। और कश्मीर की बात करे, वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे या पाकिस्तानी होने की बात ना करे, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस कैरेक्टर को लेके चला था। और फिर उसको साइको इसलिए इस तरह का बनाया था कि ये पूरी ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि जब किसी इंसान से एक आदमी मर्डर हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी गिल्ट उसको छोड़ता नहीं है। तो ये तो बहुत सारे लोगों को इसने मर्डर किया होता है, तो वो उसके अंदर चल रहा होता है सारा कुछ कि भाई इतने लोगों को मैं मार रहा हूँ, बेगुनाह लोगों को। उस एक दबाव का शिकार है वो कैरेक्टर। अगर आपने वो उस किरदार को बड़ी डिटेल में जाके देखा होगा तो वो उसकी आंखों में हमेशा नींद है, वो सो नहीं पा रहा। वो इतना इतना एग्रेसिव हो गया है। और वो एक तरफ तो गाना गा रहा है अपनी बीवी के लिए, शेव कर रहा है, गाना गा रहा है, दूसरी तरफ वो ब्लेड अपनी बीवी को मारता भी है। तो वो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो उसको करते हुए मैं बड़ा वो हो जाता था। वैसे देखिए मैं देख रही हूँ पुराने पीटीवी के ड्रामास में क्या एक कैरेक्टर की डिटेलिंग पे कितना काम किया जाता था। उस वक्त ये होता था मदिया जी कि आपको 3 दिन रेसल करनी है, 3 दिन आपने काम करना है। तो वो 6 दिन आप उस करैक्टर के अंदर लिव करते थे। वो दौर ये था कि आपको सोचने और करने के लिए टाइम बहुत था, इसलिए वो बड़े बड़े काम बड़े अच्छे हो। आज ये होता है कि 2 बजे कॉल आएगी कि सर ये काम कर दें, सुबह हमें आपकी ज़रूरत है। वो पैसों पे बहस हो रही थी, कैरेक्टर पे बात ही नहीं हो रही थी। तो वो जो लाहौर से प्लेन में बैठ के आ रहे होते हैं, उस वक्त कैरेक्टर अपने ज़हन में मैं बना रहा था, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। तो जितनी तेज़ी अब आ गई है, उस वक्त ठहराव था, काम में भी ठहराव था और बेहतरीन था। और आज तेज़ी है तो काम में तेज़ी है। तो अल्लाह का इतना एहसान है मदिया जी, मैं तौबा मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ। अल्लाह ताला हमेशा इतनी इज्जत से नवाज देता है काम में। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे थे कि सर इतना लंबा पीरियड आपने कैसे गुजार लिया। मैंने कहा यार मैंने अपनी ज़बान को हमेशा काबू में रखा। ये एक टिप, ज़बान को अगर वाकई आप काबू में रख ले रहा तो ज़िंदगी सुकून से भी गुजर जाती है और फिर मज़ेदार गुजरती है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नईर एजाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं उनको ज़रा थोड़ा सा माजी में ले जाती हूँ और उनसे पूछना ही चाहूँगी कि नईर साहब इंडस्ट्री में क्यों कराना हुआ और एक्टिंग में, क्योंकि आपके जो बल्कि बड़े भाई आपके एक सिंगर और एक आपके बड़े ज़बरदस्त एक्टर, तो आपने भी सोचा हुआ था कि मैंने भी भाइयों की तरह फील्ड में आना है? नहीं, मैं बचपन से ना थोड़ा सा इस तरह भी कैफियत का बच्चा था कि कभी मैं कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ। वो क्लियर नहीं था माइंड। तो फिर जब लाहौर में पढ़ने गया, अपने बड़े भाई के पास में रहता था, पढ़ता था। तो नहीं, आप पैदा कहाँ पे हुए थे? पैदा मैं कोयटा में पैदा हुआ। मैं बाय बर्थ बलोचिस्तानी हूँ। अच्छा, हाँ, तो लेकिन पढ़ने के लिए मैं फिर लाहौर चला गया। लाहौर रह के तो मैं क्रिकेट खेलता था, ग्रेट क्रिकेट खेली, लेकिन वो सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं हो पाई। तो फिर वालिद साहब को अंजाना का अटैक हुआ, तो फिर मैं कोयटा पर मुझे जाना पड़ गया, क्योंकि मेरी अटैचमेंट अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ जाके फिर लाहौर में आपको पता है रहने वाला जी, और हम लोग रहते भी मुस्लिम टाउन नहर के पास, और उस नहर पे जाना, नहर दे पुलते। और उसके बाद जनाब जब आप एकदम कोयटा चले गए, 4 सड़कों पे मुश्तमिल कोयटा, तो वहाँ दिल नहीं लगता था। अच्छा, शमून अब्बासी साहब वो भी उन्होंने ज्वाइन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। हाँ, कैसे मिजाज आपके? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी? आप बताइए। जी, तो फिर आप आए जब आपके फादर को जाने के टाइम, तो फिर वहाँ पे ना कोयटा में था कि नया कोई ड्रामा आजमा शुरू हुए, तो
हम लोगों के अपने उनकी शॉप पे मैं खड़ा था, मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे तारिक महराज साहब एक प्रोड्यूसर थे, वो भी आए हुए थे। वो बार बार पूछे यार ये रेडियो करता है, ये रेडियो पे काम करता है? नहीं इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बेचारे का। आवाज़ की बेस की वजह से। हाँ, बेस की वजह से। तो कहा यार यहाँ से कोयटा में तो एक्टर नहीं है, तो यहाँ काम शुरू हो रहा है, तो इसको पूछो काम करेगा। तो उसने कहा यार इसकी रिजेम्बलेंस रियाज से बहुत ज़्यादा मिली। तो छोटा भाई है उसका। उसने कहा यार रियाज से पूछते हैं, इसको काम करवाओ उठाओ। अब मैं जब यहाँ से कोयटा लाहौर से कोयटा गया, तो फिर जारी बात है, होता ये है कि हम मिडिल क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि भाई तेरा एक भाई सारा घर चला रहा है, तू घूम फिर रहा है, तो अब आजा, घर को चलाना है तूने। तो वो फिर ज़हनी तौर पे तैयार हो गए कि भाई यहाँ रुकना है। तो फिर ये था कि यार रुकना है तो कमाना भी है, किधर से कमाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी ड्रामा। मैंने कहा जी मेरे को तो कोई पता नहीं। उन्होंने कहा हम करा लेंगे, तो यार तुम्हारी बेस है, तुम्हारी आवाज़ है, और ये वो फलान ढींग। तो मैं लाहौर से मैट्रिक का एग्ज़ाम देखा यार। अच्छा मैं कभी भी ना बच्चा लगाऊं, ना मैं हमेशा मर्द लगाऊं लोगों को कि यार ये अच्छी उम्र का आदमी है। तो वो फिर उन्होंने मुझे उस वक्त नजमा महबूब साहब, उसकी वजह से डील डॉल ज्यादा थी आपकी नहीं भाई? अब वो इस डील डॉल यंग बच्चा मैं कभी लगा ही नहीं ना, यंग आदमी लगा ही नहीं, मैं पक्का आदमी लगता था मैच्योर है। तो वो फिर उन्होंने मुझे सरदार का रोल दिया नजमा महबूब साहब के साथ। तो मैं तो बिल्कुल रॉ आदमी ना, कुछ पता लाइन नहीं है, किधर देख के बोलना है, इधर देख के बोलना है, बोल दिया। वो जब पहला शॉट मैंने दे दिया, तो उसके बाद वो डायरेक्टर और कैमरामैन कहते वो काम आंदा है, एवं ड्रामेबाजी करन दे वेखो बोलन दे, एवं झूठ बोलता पे, अंदर एक्टर है वो एवं गल्ला कर रहा, मैंने एक्टिंग नहीं आती। तो वो फिर उसके बाद फिर एक सीन यंग का मैंने किया ना, तो और मुझे नहीं पता था, बस हो गया। तो फिर नजमा महबूब साहबा ने मुझे 2000 इनाम दिया, और उन्होंने कहा यार ये काम मत छोड़। और ये 2000 आपको कौन से साल में मिले थे? ये 2000 उस वक्त बुनिंदा हिट था, 225 का सूट आता था बुनिंदा 225 और उस टाइम में 2000, शाबाश, क्या बात है। इनाम आ गया जी। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद वो ये कि कोयटा में रहना था, काम करना था, फिर साथ साथ पढ़ाई और ये करते रहे। तो इसका ये हो गई, वहाँ काम मिलने लग पड़ा, तो वो सर्कल चलने लग पड़ा। फिर FA किया, BA किया, फिर मैंने एक जगह 17th ग्रेड की मिनी ब्यूरोक्रेट भी रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या वो बात है। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं यार आपका एटीट्यूड पे ये बड़ा ये है यार, हल्के से रह गया। हाँ अंदर रह गया कहीं ब्यूरोक्रेट। शिवनी, आपको याद है आपका जो पहला ऑडिशन हुआ था वो कैसा था? मेरा पहला ऑडिशन बड़ा फ़नी था, क्योंकि मुझे पता चला कि काजिम पाशा साहब जो हैं वो एक ड्रामा कर रहे हैं PTV से, 1997-6 का कोई टाइम था। तो मैं अपनी तरफ से ना बड़ा कोई हीरो टाइप रोल करने के लिए काजिम पाशा के पास पहुंचा। अच्छा, उनका एक असिस्टेंट वो करता था तारिक, तो उसने मुझे देखा, तो वो ऑलरेडी किसी मसले में फंसे हुए थे दोनों। मैं जाके चुपचाप बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। तो एकदम उसने मेरी तरफ देखा, कहते काजिम भाई ये कर लेगा। अच्छा, मैं किसी और ऑडिशन पे तैयारी करके बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है ना। मैंने कहा क्या कर लेगा? तो काजिम भाई का अपना एक स्टाइल था, वो बड़ा जोरदार रोल है, वो मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा काजिम भाई वो जो जिसके लिए बुलाया था उसको छोड़ यार, वो तो बेकार और ये वो कर, और इसको ना मेकअप रूम में ले जाओ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मेकअप रूम में क्या करवा रहे हैं? अब रास्ते में मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है यार अभी ठहर जाओ। उनको जाके कोई ब्रीफ दी उन्होंने मुमताज़ साहब को। मुमताज़ साहब ने जी मुझे एक मखनचू सा आदमी बना दिया, मेरे ना ब्रीफ की मांग बना दी, नहीं यार भाई पतली सी मूछें लगा दी, एक हीरो। मैं अपने बल्लू बड़ा हीरो ना, और कुर्ता पजामा पहना के मैं खड़ा हुआ रो रहा हूँ ना आईने में देख के। मैं कह रही है मेरी तो कैरियर यहाँ से शुरू हो रहा है। आप कितने यंग थे उस वक्त? आई वाज लाइक 22, 23, और अब बड़े ख्वाब थे जी। तो सारे जा पड़े जी। अब मैं उसी हालत में, मुझे शर्मिंदगी हो, PTV के कॉरिडोर गुजरते हुए सब मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मखनचू कौन है। मैं पहुंचा, मैं जाके बैठा, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने क्या कर रहे हैं काजिम भाई, मजाक है कोई तो बता दे। कहते हो तुझे नहीं पता, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरियल के, ज़की अकबर का लिखा हुआ सीरियल है, ये है वो है, और ये एक बोंगस आदमी है जो हैदराबाद से आता है, जूते बेचता है, और उसका 3 एपिसोड का रोल है, तो ये कर। मैं तो बिल्कुल ही गिर गया। मैं क्या यार ये पता नहीं। मैंने कहा मना भी नहीं कर सकते, बड़े हैं और हमारा फैमिली टर्म्स भी थे उनके साथ। मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं। अब वो अल्लाह की करनी थी, वो
हुआ तो फिर कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है और मैं कॉमेडी से ही मैं ऑडिशन अपना वो जीत कर आया था एक्सप्रेस चैलेंज। तो मैंने कहा यार कॉमेडी करना मसला तो कोई नहीं है, मुझे हुलिये से प्रॉब्लम थी। बहरहाल जी वो जब शुरू हुआ तो एवरीबॉडी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट और बड़े बड़े एक्टर उस सेट पे मौजूद और उनके साथ पहली इंटरेक्शन, हाथ पांव भी कांप रहे थे बट एवरीबॉडी क्लैप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और जितने कैमरामैन थे उन्होंने सबने मुझे निकल के ना इशारा किया, बेटा अच्छा कर रहे हो। वहां से हिम्मत हुई, वो कैरेक्टर बेहतर हो गया। तो एक दिन ज़किया अकबर साहिबा का मैसेज आया काजिम पाई को कि यार एक कैरेक्टर की रेटिंग आ रही है इनकी और कॉमेडी अच्छा ट्रैक है, तो इससे पूछो ये बाकी के भी करेगा 26 एपिसोड पूरे। मैंने कहा जी कर लेता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा हाँ। छोटा सा भी रोल था लेकिन फिर बढ़ गया एकदम से। वो बढ़ गया। अच्छा अभी इसमें भी अच्छा मैं इसको कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ, क्योंकि ब्रेक आ गई, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आगे अपनी कॉफी टेबल पे जहाँ पर हम गेम खेलते हैं जनाब दिल की बात। लेकिन दिल की बात से पहले, इनसे ओथ लेने से पहले शमून भाई बता रहे थे कि वो जिन्होंने मखनचू किस्म का जो किरदार किया था, अच्छा उसको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। हाँ जब ऑन एयर गया, वो ऑन एयर जाने लगा तो पसंद अच्छा जा रहे हैं। तो अब ज़किया अकबर ने उन्होंने कहा कि जी आप इससे पूछो अगर और करेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। मैंने कहा अब तो हो गया जो मेरे साथ बर्बादी होनी थी। हीरो तो गया। तो मेरी वालदा जो थी वो डॉक्टर थी, तबीबा। तो उनके क्लिनिक में टीवी लगा हुआ था। तो नहीं मेरी सास, तो उन्होंने कहा कि ये ना मेरा टीवी पे वो ड्रामा चल रहा था, कहते मेरा दामाद है। तो वो खातून के लिए हाय हाय कि बेड़ा गर्क, आपने किससे इसकी शादी करा दी अपनी बेटी की। पहले तो स्टेटमेंट ये आई और मैं उसी वक्त एंटर हुआ था और मैं पीछे ही हो गया। मैंने कहा अच्छा उनको पता ही नहीं था मैं ही हूँ। फिर ज़किया अकबर मुझसे मिलने के लिए सेट पे आई। अच्छा मुझे ज़किया आपा का नहीं पता, ज़किया आपा को मेरा नहीं पता। तो वो आके एक सोफे पे बैठ गई, मैं भी बैठ गया कि 4 बजे उन्होंने आना है। अब हम 2 लोग बैठे हुए एक स्टूडियो में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं सामने और बहुत देर के बाद वो उठी और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया किसी को ना बुला के। कोई तरीका होता है, अभी ये नया आया है, इसको टाइम का एहसास नहीं है। तो उन्होंने कहा आप किसका कह रही हैं? उन्होंने कहा कौन है शमून का वो जो। उन्होंने कहा वो तो बैठे हैं पौने घंटे से, तो मैं भी देख रहा हूँ पता नहीं कौन खातून है। अरे आप है? मैंने कहा जी आप तो लग ही नहीं रहे। मैंने कहा जी मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इतना मखनचू नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। तो बस वो ये हुआ। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर मुझे अप्रिशिएट बहुत किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 साल, हाल में 28 साल हो गया उस रोल को। जब मुझे वो बचपन में जिन्होंने देखा था, अब कहते हैं ना शमून भाई मशहूर मियाँ, तो मैं कहता हूँ चलो यार काजिम भाई वाज राइट। हाँ अच्छा उसका हासिल। तो और आपको कितने सालों की इंडस्ट्री में? पर्दे में रहने दे। 150-200 साल हो गए नैयर भाई को। 150-200 साल हो गए और मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। अब आज भी वही आग होती है जब कोई कैरेक्टर मिलता है उसको अलग करने की, उसमें जिद्दत पैदा करने का। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र। एवरी डे इज अ न्यू डे। चले जी दोनों ओथ लें इस वक्त। ये जो कहूँगा दिल से कहूँगा और जो कहूँगा सच कहूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। जो आपने कहा हम वही करेंगे। हाँ, जैसा आप बोला आप बस ठीक है जी। चले जी पहले आप लोगों से मेरा सवाल ये है दोनों से कि क्या आपको लगता है कि झूठा वादा करके अगले बंदे का दिल रख लेना चाहिए या फिर सामने वाली को झूठी उम्मीद ही नहीं दिलानी चाहिए? आपसे शुरू करूंगी। आपको मेरा ख्याल है झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए। जो भी रिश्ता कायम करना है सच पे कायम करना। मैं आई एग्री। आपके भी बिल्कुल ये जवाब। इंडस्ट्री में अपनी कही बात से मुकर जाने का कितना रुझान है और क्या कभी आप इसका शिकार हुए हैं? हमेशा 99.9% झूठी है। तो ऐसा हो कि आपसे कोई वादा किया हो रोल का और उसके बाद? ऐसा कई दफा हुआ है। हाँ जी कि जी बस वो आपको पेमेंट मिल रही है, आपको पेमेंट मिल रही है और इंतजार में बैठे हुए हैं तो पेमेंट दूर। खास तौर पे ये डिपार्टमेंट जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, खास तौर पे ये डिपार्टमेंट, बाकी कोई नहीं। तो नहीं भाई, तो बेस हो कि आपने तैयारी कर ली हो, वार्डरोब वगैरह भी सब रेडी होगी और पता चला कि एंड में नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है।
अक्सर पहले, अब ये है कि पहले तय कर लिया जाता है, जैसे आपका 6-7 माह होते होते तय जब हो गए तो फिर हम आ गए जी, बिस्मिल्लाह। आपके साथ हुआ है कभी सर? जी जी बिल्कुल होता है। अब एक पाकिस्तानी आर्टिस्टों के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और मतलब मेरे साथ तो मैं आपको बता, लास्ट ये हुआ कि मुझे फोन करके सारी डेटे लेके मुझे कपड़ों का वो भी भेज दिया रेफरेंस कि ये होंगे। अच्छा, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये एडवांस देने में ना टाइम लगाते हैं, मैं कहा यार ये वार्डरोब बनवा लेता हूँ, इसकी डेटें करीब हैं, ये नहीं देंगे हफ्ते 10 दिन में पैसे। मैं जाके ना 1-1.5 लाख रुपए का शूटिंग वूटिंग देना करके, अच्छा मैं हूँ पजामे में फिरने वाला आदमी सारा दिन, फटी हुई टी शर्ट्स होती हैं मेरी, मतलब बीवी आके कहती है मेरी क्या पहना हुआ है खुदा के लिए। मुझे ना सूट वूट से वैसी थोड़ी घबराहट होती है। मैं जनाब सजा दिए 12-14 हम उनको देख रहा हूँ यार इन्वेस्टमेंट की, तो सर शूट कैंसिल हो गई है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। वो शूट कैंसिल हुई थी या किसी और ने कर लिया? किसी और ने कर लिया होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर उस डिटेल में गया ही नहीं ना। लेकिन जब हुआ तो अब वो लटके हुए मैं रोजाना गुस्सा करूँ कि भाई कपड़ों को मार वाइफ कह लेंगे कोई नहीं किसी और चीज में पहन लेना, अल्लाह में किसी की शादी हो जाए मतलब पहन। हाँ मैंने कहा फिर वो काम आ ही गए इवेंचुअली। लेकिन होता है, और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे तो वो कहते हैं शमून भाई क्या अब ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये होते हैं तमाशे। जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जिसे आप अब तक महसूस करते हैं? काश हॉलीवुड में होते, वो कमी हमेशा महसूस, काश। शमून भाई आप? मुझे लगता है कि कानून की जो बालादस्ती है ना हमारे इंडस्ट्री में, मतलब चीज़ों को फॉलो करने की, उसकी बड़ी कमी महसूस होती है। कर लो ना तो एक इंडस्ट्री की शक्ल बन जाए। आज हम ना, अच्छा हम नैयर भाई भी एग्री करेंगे, जब हमने शुरू किया था काम तो उस वक्त ना पर्सनल लेवल पर प्रोडक्शंस होती थी। नैयर भाई कर रहे हैं यार शमून तू कर, कितने पैसे इतने पैसे ले लेना, तो एज प्रोड्यूसर ये सेट पे भी आएंगे, हम इनके साथ दावत पे भी जाएंगे, इनके घर में शादी हो रही है उसमें भी शामिल है, फैमिली बॉन्ड होता था। उसमें ये होता था कि एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट का भी सिलसिला होता था कि यार नैयर भाई जरा मसला है पैसे भिजवा दें, तो ये पर्सनल लेवल पर हो जाते थे काम। आज ना हम लोगों ने वो रेड टेप प्रोसीजर ना, पॉलिसियां, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई लोन मांग लिया अमेरिका से, अपने पैसे मांगना है इतना बुरा, अब मतलब एम्बेरसमेंट होने लगती है कि यार 6 दफ़ा कह दिया है, कितनी दफ़ा कहें, फिर आपका लहजा ख़राब होता है, फिर आपका थोड़ा अंदाज थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, ये बुरा मानते हैं, फिर वो विलन बन जाते हैं। वो यार शमून को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पैसे मांगता है यार, अपने ही पैसे मांग रहा होता है। मैं कहता हूँ यार ये कोई बात है? तो सिर्फ हम नहीं, जूनियर मेकअप आर्टिस्ट, ड्राइवर, स्पॉट बॉयज, कैमरामैन, इनको प्लीज इन लोगों की इज्जत करना शुरू करें। एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन रिस्पेक्ट दिस पीपल, स्टार्ट पेइंग देम ऑन टाइम, दैट्स ऑल। वो कौन है जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप उससे अभी कनेक्शन महसूस करते हैं? माँ। आपकी इससे बॉन्डिंग थी अम्मा से? अच्छा देखो, बिल्कुल अजीब सी बात है, मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अपने वाले साहब से थी, बहुत ज़्यादा थी। और जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो उसके बाद मैंने ये खुद महसूस किया यार मेरे वालिद नहीं है, मेरी माँ के लिए, तो मैं उनका बहुत केयर करता था। अच्छा मुझे ये फील होता था कि यार माँ बस हर चीज़ उनकी पूरी करनी, उनकी बात को पूरा करना, उनके साथ बड़ा वो करना प्यार से, वो सब कुछ। अच्छा इसका एहसास उस वक्त हुआ जब मेरी वालदा फौत हो गई और बाहर गाड़ी में जो इस्लामाबाद जा रहा था शूट पे, तो बाहर गाड़ी खड़ी है, आप यकीन नहीं करें, मैं जिस अपनी सीढ़ियों से उतर के आता था तो उस सामने माँ का कमरा, तो मैं वो सीढ़ी उतर के 45 मिनट में मुड़ नहीं पाया था गेट से बाहर जाने के लिए, इतनी देर में डिस्टर्ब रहा। मैंने कहा यार वो जो मैं निकलता था पीछे, जो मेरी माँ दुआएं करती थी यार, वो तो अब दुआएं ख़त्म हो गई। तो फिर मेरा छोटा भाई है, वो मुझे बीवी ने पकड़ के वो फिर मुझे गाड़ी तक लेके गए, तो फिर बस वो आज उसकी कमी महसूस। आप बताएं शमून भाई। मुझे पापा बहुत याद आते हैं। मेरे फादर जो थे वो दोस्त थे, गाइड थे, मेंटोर थे, और जिस अंदाज में उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई वो मैंने बहुत कम फादर्स को देखा है। और एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ वैसे नहीं सिखाया ज़बानी,
प्रैक्टिकल करके फिर पूरी दुनिया दिखाई उन्होंने। मैं यूरोप में पैदा हुआ हूँ, इटली में पैदा हुआ हूँ, तो वो मुझे जो खूबसूरती उन्होंने पूरी दुनिया की दिखाई, मैंने स्विट्ज़रलैंड, बुल्गारिया, ये उन्हीं का क्रेडिट है। तो मैं कहता हूँ मेरा फादर ना होते तो और उनका ये सोच ना होती घूमने फिरने की और ट्रैवल करने की, तो शायद मैंने इतनी दुनिया ना देखी हो। और फिर मेरी गलतियों को उन्होंने जिस तरह सुधारा, मतलब डांट डपट अपनी जगह होती है, हर बाप कर देता है, लेकिन वो समझता है मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक है। He always was tuning me into a better person, and I wish कि वो आज भी होते तो उनसे और सीखने को मिलता। उनकी कौन सी चीज़ों की आप अपने अंदर झलक देखते हैं? पता नहीं, माय फादर वाज अ ग्रेट पर्सन। मुझे लगता है मैं उनके 25% भी नहीं, और जितने वो मिलनसार थे, जितने वो सोशल थे, जितने खामोश थे वो लोगों के रिश्तों को लेके कि अब उनको राज कोई पता होगा, कभी ज़िंदगी में दूसरे बंदे को नहीं पता चलना। तो जब उनका इशाया हुआ उनकी डेथ के बाद आर्ट्स काउंसिल में, तो जो लोग स्टेज पे आके पापा का नाम ले रहे थे, मैंने ज़िंदगी में कभी उनको नहीं देखा था, और वो कहते हैं ज़ुबैर भाई के साथ मेरा ऐसा था और ऐसा था, और मैं रो पड़ा इस बात पे। मैंने कहा इतना टाइम मेरे फादर ने इतने लोगों को दिया, मुझे पता ही नहीं कि वो अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि ज़ुबैर भाई के साथ हमारा ये वक्त गुजरा ही। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ज़रा एंटी सोशल हूँ, मैं जगहों पे नहीं जाता, मैं अवार्ड्स में नहीं जाता, मैं रेड कारपेट्स पे नहीं जाता, तो वो मैं थोड़ा सा हूँ इंट्रोवर्ट सा, तो वो नहीं है। सही। अच्छा, जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला कौन सा था? शादी करना। शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले। शादी के बाद तो और क्यों? नहीं, वो फिर ये बात मुझे करनी चाहिए नहीं, लेकिन मुझे कर देनी। हम ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, जिन पे जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, फिर वो बेचारे कोई भी फैसला जो है ना एकदम नहीं कर पाते, उनको बड़ा सोचना होता है। फिर सोचना होता है कि यार अगर बीवी अगर ऐसी हो गई तो माँ की खिदमत नहीं की, और बहन भाइयों को अच्छी तरह न देखा, मुझे अच्छी तरह न देखा, तो क्या होगा। वो ये एक टेंशन सी थी, और मेरी माँ ने पसंद की, और मेरी माँ ने सिर्फ मुझे इतना कहा कि यार ये तोहफा है तुझे, ज़िंदगी में तू याद रखेगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो शादी हो गई। आज माशाल्लाह 23-24 साल हम लोग की शादी को हो गए, तो वाकई एक तोहफा ही, हर तरह का ख्याल, बहुत अच्छी तरह से खाना ये खाया, क्या ये किया, वो किया, हर तरह का ख्याल। और मेरे जो बहन भाई हैं उनका मुझसे बढ़ के ख्याल रखना, और कंबाइंड जॉइंट सिस्टम को मजबूत करके चलना, ये मेरी बीवी की बेपनाह खूबियाँ हैं ना, जिसको ये तो बस जिंदगी का अच्छा फैसला हो गया। आपने मुश्किल फैसला किया। मुश्किल फैसला ये था ना कि मैं कर नहीं पा रहा था कि यार ये क्या होगा, मसले मसला। और वैसे कितनी लकी माशा से हमारी भाभी कि उनकी पीठ पीछे और नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। करना पड़ेगी। घर भी जा रहे। आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला क्या था? मेरे ख्याल में मेरा वो जो एज थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिसाइड ये करना था जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए कि क्या मुझे इटली में रहना है कि मुझे पाकिस्तान में रहना है। वो जो उनके अलग होने के बाद का ये फैसला था, ये साइकोलॉजिकली बड़ा हैवी था मेरे लिए। तो बस वो एक फैसला था, तो मैंने फिर डिसाइड खुद दिया। हाँ, फिर मैंने डिसाइड ये किया कि मेरे फादर चूँकि सब कुछ छोड़ छाड़ के वालदा के हवाले करके आए थे, तो मुझे लगा कि ही नीड्स मी मोर। मैं पापा के साथ हो गया, तो वो फिर हमने बिल्कुल अपने फादर को ज़ीरो से दोबारा ग्रो करते हुए देखा। जो आदमी यूरोप में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का मेंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर, तो फिर ज़ीरो से उन्होंने जो लाइफ स्टार्ट की ना, और वो लग्जरी छोड़ के फिर बसों में, रक्षों में, फिर ना जो आदमी यूरोप में गाड़ियाँ चेंज करता था वो रक्षों से, बसों से जा रहे हैं, तो उससे सीखने को बड़ा मिला। शमून भाई, आपकी वालदा से फिर आपका कनेक्शन रहा, लेकिन जाहिर है मेरा शायद दिल उस तरफ ज़्यादा था, पापा की तरफ। तो वो होता है ना, आप कहते हो जी वालदा के पास तो सब है, गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, ड्राइवर हैं, ये है वो है, तो जी इनको तो पैसा बचा ही लेगा कहीं ना कहीं। फादर को इस वक्त इमोशनल उसकी बहुत, तो मैं उनके साथ अटैच हो गया। फिर एक छोटे से सोफे पे मैं सोता था, उसी सोफे पे मैं बड़ा भी हो गया, मेरी टांगे निकल आई बाहर। तो एक दिन मेरी पुप्पी आके कहने लगी, कहती है जब इस पे लेटा था शुरू में तो उसकी टांगे अंदर थी, आज की टांगे सोफे से बाहर आ गई हैं, तो इसको जुबैर भाई एक बेड दिला दे। क्या वाकई पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है? आप मुझे दें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आज के दौर में तो पैसे से ही खुशी खरीदी जा सकती है। भाई जो लोग कहते हैं कि जी पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वो गलत कहते हैं। खरीदी जाए भाई, आज के दौर में तो मुझे लगता है, देखें, खुश रहना ना एक तो स्टेट ऑफ माइंड भी है, एक है पुरसुकून रहना।
हर वक्त आप खुश नहीं रहते, लेकिन पुरसुकून आप रह सकते हैं। खुशी ऐड हो जाती है पैसों से, लेकिन पुरसुकून रहने का एक प्रोसेस है, उसका अगर आप समझ लें तो आई थिंक इट्स फाइन। आपके ख्याल में आजकल ड्रामा या फिल्म के एक्टर्स वाकई अपने प्रोजेक्ट या अपने किरदार में दिलचस्पी लेके काम करते हैं, या ये भी बस एक नौकरी ही है? नहीं, दिलचस्पी लेके काम करने वाला ही फिर सरवाइव करता है, नौकरी करने वाला फिर वो नौकरी के लिए रह जाता है। ट्रू। मुझे लगता है ये जो नई नस्ल आई है ना हमारी, ये बीच में गुजरी थी, उसने नौकरी की तरह किया। ये जो अब नए बच्चे आ रहे हैं ना, इन्होंने बहुत सीरियस लिया काम को। इसलिए आप देखिए कि एक वक्त था, अभी 5-8 साल पहले हमारा ड्रामा बैठ गया था, क्योंकि उसमें हीरोगिरी और खूबसूरती और बाल बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। अब मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये स्क्रिप्ट में गुदे हुए हैं, ये पूरे सीरियल डिस्कस कर रहे होते हैं सेट पे, ये इतने इंटेंस हैं कि ये कहीं फ्लॉ नहीं छोड़ना चाह रहे। अच्छा, फिर उनको पता है इनके सामने नैयर भाई जैसा एक्टर भी आ जाएगा, फलाने जैसा एक्टर, तो इनको पता है यार चैलेंज भी बड़ा है, जरा से भी कच्चे पड़ गए ये पुराने लोग हमें खा जाएंगे, तो दे आर ट्राइंग टू कम एट पार। इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस है कि जो आजकल की जी जो मुझे बहुत पसंद है ये नस्ल जो अब ये आई है ना, नई वाली। और मैं सबको कहूंगा कि नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं, प्लीज एटीट्यूड को कम करें और थोड़ा कोशिश करें कि काम पे, क्राफ्ट पे। आपको वैसे कौन सा प्रॉमिसिंग एक्टर लग रहा है? एक नाम लेने पे ब्रेक पे निकलूंगी यार, एक से एक एक्टर का नाम ले। मुझे काफी सारे बच्चे हैं। ये अली रजा मुझे पसंद है, अली रजा बहुत अच्छा है। मुझे हमजा सोहेल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भी 1-2 लड़के हैं। नहीं भाई आपको? ये बिलाल अब्बास, यस। ये अली रजा जो ये कह रहे हैं वो भी अच्छा है। खुशहाल खान भी कुछ अच्छा है, लेकिन वो थोड़े से कैरेक्टर की सिलेक्शन पे थोड़ा जोर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, हमारे दिल की बात जारी रहेगी, बस हम कॉफ़ी टेबल से उठ के वहाँ पर बैठ जाएंगे, आप लोग में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ नईर एजाज साहब, मेरे साथ शमून अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जनाब हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग शो जा रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारे दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने जब शो शुरू हुआ था कि जी नेगेटिव रोल के बेताज बादशाह, तो जब ये सुनते हैं तो आपको वो होता है कि अच्छा यार, जैसे आपने तो बता दिया कि तो हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन एक डिफरेंट कैरेक्टर के, फिर आपने हीरो के भी किए, लेकिन इसमें नेगेटिव रोल्स भी किए, तो कैसा लगता है जब कोई कहता है यार नेगेटिव? हाँ नहीं, मैंने बहुत जल्दी समझ गया था मैं कि वो इस पर्सनालिटी मतलब हीरो शीरो वाली नहीं है। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कोयटा में कि मुझे वो लोग नेगेटिव रोल देते ही नहीं थे। नहीं यार, ये पॉजिटिव, कभी मुझे टीचर बना दिया, कभी भाई बना दिया, कभी कुछ बना दिया। मैं कहा यार, और एक तो नीलूफर अब्बासी साहबा के साथ मैं हीरो था उसमें, पार्क में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले अपने आप को देख के मैं कहा नहीं यार, ये वाला मैं नहीं ठीक लग रहा, तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ अलग अलग कुछ करना चाहिए। तो वो फिर चीज़ें जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि यार किस किस को देखना है। फिर वो जो दी मार्लन ब्रांडो साहब का जब काम देखा, उसके बाद समझ आई, फिर डिनीरो साहब को देखा, तो फिर नहीं यार, ये जो हम कर रहे हैं ये तो फिर आप सारी उम्र एक स्टेल सा काम करेंगे, और अगर आपने कुछ अलग करना है तो फिर आपको कुछ चीज़ें अलग अलग टेस्ट करनी। उनमें आपको नेगेटिव रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर वो हीरो वाले में? आप मुझे लगता है कि मुझे लगता है विलन ही मज़ा आता है। मज़ा आता है। अच्छा, मेरे कुछ सवालात आपसे रह गए और आपने वही वैसे ही जैसे वहाँ बैठ के दिल से जवाब दे रहे थे ना, अभी भी दिल से उसका जवाब देना है। तो सवाल मेरा ये है, ओहो बड़ा मुश्किल सवाल है, कि आपको पहला क्रश याद है, और पहला क्रश कौन सी उम्र में था? तो बीवी बड़ा माइंड करती है जब मैं क्रश के बारे में बताता हूँ, तो काफ़ी वो परेशान हुई थी। क्रश व्रश में वो एक बेशऊरी की लाइफ होती है जिसमें आपको पता ही नहीं होता। कोई एक्टर भी क्रश हो सकता है? हाँ नहीं, वो एक्टर क्रश तो है, जैसे सुष्मिता सेन, वो बेहतरीन क्रश है, आज तक क्रश है। क्या अच्छी चॉइस है आपकी। लेकिन अपने बचपन का बताया ना मुझे। फरियाल गौर जी के साथ। फरियाल गौर, क्या उनका बनता है, क्रश था बहुत ज्यादा। और लेकिन वो इतनी दबंग खातून है कि उसको इजहार नहीं कर सका,
लेकिन मेरा दिल था कि मैं उनको कह देता कि जी मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। तो बस वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब बीवी आपकी लाइफ में आ जाती है, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ जाए और वो आपके साथ बीवी कम और दोस्तों की तरह रहे, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में उसको वो नॉर्मल कर दे, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी बेहतरीन हो ये तो नहीं हुए, तो बचपन की वो क्रशेस पूछना तो वो फरियाल जी, फरियाल जी। आप बताएं। मेरी जी बचपन की मोनिका बेलुची थी, मुझे बहुत पसंद थी वो। और बाकी वो होते हैं स्कूल वूल में जो होते हैं टेम्पररी। क्या उम्र थी वैसे? 48 घंटे का जो क्रश होता है हाँ, उस एज में क्रश के बाद क्रैश हो जाता है। उम्र होगी कोई क्या 14, 12, 13, 14, अचानक एक लड़की ब्लू आंखों में अच्छी लगना शुरू हो गई। लगा बस यही जिंदगी में जो है ना वो रहेगी। अब 48 घंटे बाद भूल गए। ओ हाँ, वो यस तुम तो क्रश थी। खेलने में लग गए, भूल गए लड़की को पीछे। वो पता क्या, उस एज में ये होता है कि आपको कुछ समझ नहीं ना होती, तो वो क्रश कवर कैसे करें ना एक दूसरे को, नहीं कोई एज ऐसी होती है। आप ये चेक करें जरा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों आपस में डरे भी हुए ना कि बिल्कुल डरे हुए घर जाना जी। अच्छा, क्या वाकई कामयाब मर्द के पीछे एक समझदार औरत की सपोर्ट होती है? इसमें कोई शक नहीं है। कामयाब मर्द के पीछे उसकी वजह ये है कि स्पेशली मैं, औरों को तो नहीं, हम तो शोबिज से बिलोंग करते हैं, तो शोबिज में ये है कि अगर आपको बीवी समझदार और सेंसिबल मिल जाए जो आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ को उस तरह से डील करना शुरू कर दे, तो फिर आप समझ लें कि कामयाब। शोबिस में तो ये बताएं, ऑफ कोर्स आप लोग शूट के लिए जब बाहर जाते हैं फिर उनको होता है कि अच्छा जी हीरोइंस हैं, फिर एक हाँ ये भी है ना, इसको बर्दाश्त करना भी। हाँ, वो बस वो ये है कि उनको ये चीज़ें समझ आ जाती है ना, जब बीवी समझ जाती है कि यार मेरा शौहर जो गया है वो हमारे लिए रिस्क कमाने के है, वो काम है और काम की तरह काम है, फिर आपके कोई मसले मसाइल उस तक नहीं जा रहे, फिर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा साथ चलती है। आप बताएं शमीम भाई। आई एग्री 100%, यही बात है कि, और मुझे लगता है कि हमारी एज हस्बैंड्स भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी कोई खामखा की कोई बात डेवलप हो रही है ना बीवियों के दिमाग, तो वो कोशिश करें उसे क्लियर करें, ना कि उसको हम अपोज करें या हम लड़ें उस पर। हम कोशिश करें और क्लियर कर दें, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। और जिस वक्त वो औरत आपके साथ एक दफा सिंक्रोनाइज हो गई, फिर मैं आपको बताऊं, फिर वो सबसे बड़ी ताकत वही बन जाती है माँ बाप के बाद। मुझे लगता है उससे ज्यादा सिंसियर कोई शख्स नहीं होता आपकी लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा जी, खुशगवार शादीशुदा जिंदगी में कौन से लवाजमात का होना जरूरी है? मेरे नज़दीक ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुखी हो, आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतरीन हो, और जब आप ये चाहते हैं कि मेरे रिलेशंस के साथ, मेरे जो जितने करीबी लोग हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे हों, तो आपको अपनी बीवी की भी वो जो उसके रिलेशन है उनके साथ भी बेहतर रहना होता है, तो उसके साथ ज़िंदगी आपकी बेहतरीन गुजर जाती है। आप बताएं शमीम भाई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। नैयर भाई सारी तो सवाल के जवाब तो सही खुद ही दे देते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अच्छा भाई, एक बात मैं बता दूं, मैं आ गया था, शमून भाई चूंकि दूर रहते हैं, हमारी कोई आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम एक दूसरे, लेकिन हम एक दूसरे को वैसे ही कम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो आप इसको ये ना समझे कि हमने तय किया हुआ, तय कुछ नहीं किया हुआ हमने आपस में, है ना मदिया, आप गवाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को बचा के ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना ज्यादा मुश्किल है? माफ करना ज्यादा मुश्किल, और मैं अक्सर माफ कर देता हूँ। और वैसे माफी मांगी आपने? मांगता हूँ, अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं फौरन कहूँगा यार सॉरी, मुझे माफ कर दिया। ये मेरी शुरू से आदत है। मैंने कोई गलती की है उस पर मैं पहले जाके कहूँगा कि जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, तो इसमें कोई बात। आप बताएं, माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना? माफ करना जी मुश्किल है। माफी मांगना मुझे लगता है ये आपके मिजाज के ऊपर है कि आप अगर एक खामखा के आप जरा अकड़ू से आदमी हैं और आप मानने नहीं चाहते कि आप कभी गलत हैं। कुछ लोग होते हैं समझते हैं पूरी जिंदगी में ठीक ही था, तो वो नहीं माफी मांगते। माफी मांगने से मुझे लगता है बड़ा आपके अंदर से वजन जाता है, बड़ापन महसूस होता है, सामने वाले को भी फील होता है।
और आप डिफ्यूज कर देते हैं, बड़े बड़े सिचुएशंस आप डिफ्यूज कर सकते हैं माफी मांगने से। क्या बात चले है। अब मैं जो आखिरी सवाल है पहले आपसे पूछूंगी, वरना आप मुझे डर आप यही वो ना बोल दें वही नहीं वही बात करें। लोगों से शिकायत करके दिल हल्का कर लेना सही है या बात दिल में रख लेनी चाहिए? डिपेंड करता है। देखो हर बात ना, मुझे नहीं लगता कि हर वक्त आपका मुंह चलता रहे। हर प्रोसेस, कुछ चीज़ें अपने अंदर प्रोसेस करना सीखें, जगह बनाएं उनकी, उनको खुद से असेस करें, वरना वो फिर गीबत और गॉसिपिंग हो गई। आपके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि आप कभी कोई बात को प्रोसेस करके खुद से उसका हल निकालें। आपको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, हर वक्त कोई ना कोई। तो क्या होता है, जितने लोग उतने ही सोचें और उतनी बातें, तो आप अपने फैसले नहीं लेते, फिर आप दूसरों के फैसले दूसरों को सुना रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सीखें कि आपके ऊपर कोई सिचुएशन आ गई है और एक वक्त आता है फिर आप हेल्प मांगते हो दोस्तों से, भाइयों से, बीवी से, मियाँ से, बट उससे पहले कोशिश करें कि खुद प्रोसेस करना सीखें इस चीज़ को। सही। अच्छा जरा आपके साथ ना बोर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है। इस अच्छा हो सॉरी, पहले आप तो उसका ज़रा जवाब दें जो मैंने सवाल इनसे पूछा था। शिकायत करके दिल हल्का कर लेना चाहिए या नहीं, मैं सबसे पहली बात ये, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हर वक्त शिकायतें करते थे। शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर थोड़ा सा बैठ के, मैं एक्चुअली जब काम के लिए आता हूँ, मैं बातें भी करता हूँ लोगों से, बहुत सोशल होके मिलता हूँ, लेकिन जब काम हटता है तो फिर मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मैं लोगों से नहीं मिलता। ये मैं बड़ा अपने बहन भाइयों से भी, मेरा छोटा भाई साथ रहा होता है, 2-2 महीने बात नहीं होती। तो मुझ में ये बहुत स्ट्रांग मेरे अंदर ये है कि मैं इन चीज़ों का नोटिस लेता ही नहीं हूँ। बट ठीक है भाई, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, ओके, खामोश, नो कमेंट। अच्छा आपके साथ बोर्ड्स पड़े हुए जनाब, और अभी नहीं उठाने, आपने बोर्ड दिखाना है इनको, इसमें सेलिब्रिटी की पिक्चर्स हैं, आप इनको 3 हिंट देंगे जिनकी पिक्चर होगी और फिर आपको गेस करना होगा कि किसकी पिक्चर है। दिखाएगा, मैं ही दिखाऊंगा? आप दिखाएंगे इनको, और ऐसे यही बोर्ड ऐसे वो आपको भी दिखाएंगे। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा बगैर देखे, तो आपने सेलिब्रिटी में, ठीक है? और आपने फिर उनको 3 हिंट देने, मदद करनी है उनकी कि वो पहचान पाए कि ये किस सेलिब्रिटी की तस्वीर है। तो बिस्मिल्लाह आपसे करते हैं, आप पर एक बोर्ड उठाएं, इनको दिखाइए। ऐसे दिखाऊं या ऐसे? ऐसे ऐसे आपने नहीं देखना, ऐसे आपने नहीं देखना। यस, अब इनके बारे में 3 हिंट। अब हिंट क्या मतलब, मैं नाम ले सकता हूँ किसी चीज का, किसी ड्रामे का? नहीं, अगर ना समझ में आ रही फिर। अच्छा चले, एक ऐसा, एक ये बता सकता हूँ खातून है कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं, खातून है। हाँ, और एक ऐसा ड्रामा जो अपने वक्त पे एक ट्रेंड सेटर बना था 90s में, मॉडर्न ड्रामा था, और उसमें दो बहनों की स्टोरी थी, बड़ी मशहूर। 80s में बना था। तनाइया की शहनाज शेख, मरीना खान। बिल्कुल सही। बस इतना ही आसान कीजिएगा मेरे लिए भी। हाँ। जितना मैंने किया आपके लिए। अल्लाह करे। अब मेरी बारी है। नहीं अब हाँ, वो गेस करें आप। अच्छा नहीं, आपकी बारी है ना? तो अब मैं भी होगी। हाँ जी। ये फिर ओह, एक ड्रामा था वो 20 मिनट का, और वो किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था। और किस जमाने की बात है? ये भी उसी जमाने की बात है, और मेरे साथ थे वो। ओए, ये 90s की बात है। 90s की बात है यार। आपके साथ आपके सारे ड्रामे हिट हुए हैं यार मेयर भाई। हाँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा, मतलब उस वक्त इतना सा, मैं अनयूजुअल कैरेक्टर था। क्लू ये दूंगा कि उससे पहले टीवी पे वो कैरेक्टर आए नहीं थे। जंगलूस में तो नहीं, नहीं। आप नहीं थे जंगलूस में? नहीं। हाय मैं बड़ा कच्चा हूँ। जांगलूस में वो भी नहीं था। अच्छा, जांगलूस में वो भी लाहौर से था। वो कैरेक्टर टीवी पे आए नहीं थे, पहली दफा वो अपीयर हुए थे वो कैरेक्टर। एक और हिंट भी आपको देती हूँ कि एक सिटकॉम पाकिस्तान में जो कि बहुत लंबा चला, वो उसमें भी है। हाँ। चल रहा है नबील। नॉट आप पहले वाला भी सोचें और अब दूसरे वाला भी सोचें कि कैसे कैरेक्टर्स जो कभी आए ही नहीं थे, ऐसे रोल। टीवी पे वो नहीं आए ना कैरेक्टर्स, टीवी पे नहीं आए। अच्छा यार। और फिर इनका सिटकॉम भी चल रहा है काफी अर्से से। यार अरे हम नबील भाई तक पहुंच गए। महमूद असलम। जंजालपुरा। मैंने कहा भी कि वो ट्रांसजेंडर पहली दफा आए थे।
ये है कौन? अच्छा वो है। अच्छा वो ठीक है, सही है। अच्छा इनकी फिल्में आती हैं आजकल, इनकी बहुत फिल्में आती हैं और ये खुद अपनी फिल्में बड़ी बड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ जाऊंगी वहाँ नहीं जाऊंगी, चली जाऊंगी अच्छा अच्छा, वापस नहीं आऊंगी। हुमायूं सईद। There you go। क्या बात है, जबरदस्त। देखा मैं क्यों कितने आसान दे रहा हूँ। हाँ देखा ना, तो मैंने तो कहा था कि फिर मैंने ये भी किया। जी बहुत ग्रेसफुल है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो मुंह पे क्रिटिसाइज कर देती है। कर देती हैं। हाँ क्रिटिसाइज कर देती हैं। टॉल हैं, फेयर कलर है। अच्छा। माँ के रोल्स करती हैं। बहुत से माओं में से एक माँ जो टॉल और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन है। बहुत इन है, बहुत वायरल होती हैं इनकी चीजें। हिना बयात नहीं, हिना बयात नहीं है। उन्होंने कहा टॉल है। टॉल है। हाँ हिना बयात जी टॉल नहीं है। टॉल नहीं है। टॉल है। लाहौर से इनका ताल्लुक है। ताल्लुक लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। और कुछ बताएं। न्यूज कास्टर रही हैं। न्यूज कास्टर भी नहीं है। सबा फैसल। शुक्र है, मैंने नाम बताने की नौबत आ गई इधर। दिखाए जी। वो दिखाएंगे। हाँ नहीं नहीं, अरे आपने आपने दिखाना है अभी तो ओ सॉरी सबा फैसल। मैं वैसे ही मुश्किल में हूँ। ओह यस। ये दोनों मियाँ बीवी एक्टर्स हैं। इनके बड़े लंबे लंबे सूप चलते हैं, खत्म ही नहीं होते, शैम्पू बन जाते हैं वो सूप। और शौहर लंबे हैं, हाँ खुद वो छोटी सी हैं। आयजा खान तो नहीं? छोटी सी हैं, आयजा से भी छोटी हैं कद में। प्रोड्यूसर। हाँ इकरा अजीज। नहीं, उनके अपने चलते हैं, अपने ही प्रोड्यूस वो जवेरिया सऊद। ऑफ कोर्स। पहुंच गए, क्या बात। देखा भाई क्यों ऐसे देते हैं नैयर भाई। हाँ ठीक है। जी हाँ 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 यार ये मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, टॉल हैं। टॉल है। और हमारी जैसी स्किन है इनकी। हाँ। और जंजालपुरा में भी थी। होए 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 होए। और आजकल वो नुमान इजाज साहब के साथ पेयरअप में है। सवेरा नदीम। हाँ अच्छा, जंजालपुरे में थी ये। हाँ हाँ ये डॉक्टर बनी हुई थी। ओके सवेरा ओके नदी। चले। दोनों अभी अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ जी भाई, ये उसी जमाने के जब आपने काम शुरू किया होगा। ठीक है। ठीक है। और हमेशा थोड़े सेहतमंद रहे। हाँ। अच्छा ये हीरो करते हैं या विलन करते हैं? अपने वक्त पे हीरो थे। अच्छा। और अब कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं, बाप के भी इसके भी। और बड़े सॉफ्ट से आदमी हैं। सॉफ्ट से आदमी। सॉफ्ट आदमी हैं, कभी उस तरह के बहुत जबान दराज हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लोगों को कुछ नहीं समझते। नहीं, लोगों को मतलब नहीं नजर ऐसे आता है कि लोगों को कुछ नहीं समझते। और नहीं, मेरा तो वास्ता जब भी पढ़ा तो मुझे बड़े स्वीट लगे। लाहौर से वास्ता इनका है ना। हाँ लाहौर से पहले दिन की ऐसी कि लोग बात करते हुए डरते हैं। नहीं वो ऐसे हैं कि भाई किन्ने देखना है ऐसी बात करते हैं। नहीं मेरा नहीं। का ड्रामा किन्ने देखना है, रहने दो। चलिए आप किसको समझ रहे हैं? नुमान इजाज। नहीं 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 नहीं, नुमान इजाज नहीं है। नहीं नुमान इजाज इनका नहीं। बेटा भी एक्टर है। इनका बेटा भी वो एक्टर तो है। नुमान इजाज का भी है वैसे तो। वसीम अब्बास तो नहीं? यस, वसीम अब्बास। यस जी। टा 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 लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। वो मसला ये कि बहुत सीनियर अदाकारा है। हाँ, बहुत सीनियर अदाकारा है। लाहौर से एक सिटकॉम जो बहुत चला था उसमें ये थी। और फिर सबा मीर। नहीं अभी उनका पूरा तारुफ बनाना है। वो भी उसमें वो भी थी। सबीना अहमद। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। या वेरी गुड भाई। इसका मतलब अच्छा आप बहुत अच्छे हिंट दे रहे हैं भाई। टम्पक 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 टम्पक। ओह ये जरा मुश्किल है। अच्छा ये अब तो सीनियर हो गई है, सीनियर लेकिन मतलब ये हम लोगों की बैच की है ना।
हाँ हाँ, तकरीबन हमारे हमारे बैच बैच की की है, है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल है। अच्छा। और अभी वो वाले सीन में नहीं गई कि माँओं का रोल करे और ये वो करे, अपना बड़ा रखती है ग्रेस। रखती है, ठीक है। और इतना पता है माजी में हीरोइन थी जी जी और बहुत ज्यादा आती थी। बहुत ज्यादा आती थी। अच्छा 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 बहुत अच्छा। ज्यादा आती थी। और आजकल कम आ रही हैं। आजकल कम आ रही है और बड़ी अच्छी मजेदार ब्लंट है थोड़ी। और सियासत पे भी बड़ी बातचीत कर रही होती हैं। हाँ, कर लेती हाँ, हैं, हाँ, अक्सर, हाँ, अक्सर हाँ, अक्सर हाँ, करती हैं। ये अपनी मारिया बात आला क्या बात है, कैसे पहुंचे भाई? देखा क्यों की बात है देख- ज्यादा। आई एम वेरी शार्प पर्सन। देखा क्यों की बात। भाई वो तो इफ़्फ़त में अच्छे चले। ठीक है। लास्ट ओह रास्ता, ये हमारे ही उसका बैच का आदमी है। ठीक है। और एक ड्रामा जो हम लोगों का बहुत हिट हुआ था, जो प्राइवेट प्रोडक्शन पे था, एनटीएम पे चला था, उसमें ये हीरो थे और कम एपिसोड में थे, लेकिन वो नबील। नहीं, अब पहले ही जज कर दिया। नहीं, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो ड्रामा, उसमें ये हीरो थे। आजकल माशाल्लाह ओल्ड तो मैं कभी नहीं कहूँगा, हम लोग चूँकि 14-15 साल के बच्चे हैं। 5-6 दफ़ा। हाँ, 5-6 दफ़ा। तो आजकल ये कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं और अब भारी भरकम सी पर्सनालिटी है। हाँ, लंबे हैं, टॉल है और माशाल्लाह। अभी कोई लेटेस्ट ड्रामा इनका चला है कोई बड़ा बिल्कुल, जी, बड़े जी। लेवल का? हाँ। नुमान एजाज। क्या बात है भाई, ये बॉयज एक दूसरे को बहुत अच्छे हिंट दिए। मैंने यूजुअली देखा है जो खवातीन है ना वो बहुत अच्छे हिंट देती है, लेकिन नहीं भाई आप लोगों ने बड़े कमाल हिंट दिए। अच्छा, हम लोग ना जरा ब्रेक पर शो से पहले, क्योंकि इनके भाई इतने खूबसूरत थे सिंगर भी, तो मुझे पता है आपको ये नहीं कभी हुआ कि आपने सिंगिंग की तरफ जाना है, आपने एक्टिंग को ही सोचा, ये भाई ने कभी सपोर्ट ना किया? तो एक्टिंग का सोचा था, सच्ची बात है। और सिंगिंग का इसलिए नहीं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें सीखो वो करो। मैं बिल्कुल उसी तरह हूँ जैसे कोई एक आम आदमी है, लेकिन नेचुरली थोड़ा सा आवाज़ ठीक है। ये नेर में सुरों की समझ कहाँ से आई आपको? शुरू की समझ ये कि भाई गाता था, वो उसकी आवाज़ कानों में पड़ती रहती थी। फिर जब दिलीप कुमार साहब के बारे में जब पता चला कि जी उन्होंने एक वो सितार का एक पीस जो है उसको सिंग करने के लिए उन्होंने 2 माह मांगे, और फिर उन्होंने वो सितार का पूरा पीस बजाया और वो सिंग किया, तो फिर ये समझ आई कि यार अगर किसी एक्टर को रिदम की सेंस नहीं है और म्यूज़िक की सेंस नहीं है तो फिर उसके काम में उतना निखार आ नहीं सकता। तो उस निखार के लिए फिर मैं अच्छा सुनने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा गा भी दूँ। तो फिर मैं चाहूंगी ना, तो मेरे शो पे भी तो आप जरा गाए ना कुछ। मैं तो तैयार बैठा है, चमू से भी इजाज़त है। हेलो हेलो हेलो। फुल तैयारी। मैं सर उन फनकार बन के आया। ये एक ट्रिब्यूट है हमारी बहुत ही बड़ी, बहुत ही लेजेंड आर्टिस्ट है मैडम नूरजहां, उनका गाना है, तो कोशिश है बस बुरा मत बनाइएगा। अखियां वेरा सोण नी दींदियां, अखियां वेरा सोण नी दींदियां, सोण नी दींदियां, बड़ा दुख देंदियां, अखियां वेरा सोण नी दींदियां। हले रज कीती नहीं असा गल बात वे, हले रज कीती नहीं असा गल बात वे, ओ किड़ा भजनावा ते बिठावा सारी रात वे, तक ले मैनू की पियां कहंदियां, अखियां वेरा सोण नी दींदियां। दिल मेरा चांदा बन दिलदार वे, दिल मेरा चांदा बन दिलदार वे, ओ मैं भी संग तेरे
अखियां मेरा सोड़ने दे दिया, सोड़ने दे दिया, बड़ा दुख दे दिया, अखियां मेरा सोड़ने दे दिया। वाह ना यार, मजा आ गया। जबरदस्त। वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के पास एक और वो कला हो तो कहते जी भूखे नहीं रहेंगे। मैं भूखा नहीं मरता। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके पास एक्टिंग के अलावा और ऐसा कौन सा और डायरेक्शन के अलावा इसके कौन से टैलेंट है? कुछ नहीं। हाय ब्रेक आज मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ, मैं एडिटर हूँ, मैं राइटर हूँ, सारे हजरात। और मैं आपको पता है मैं डिविंची अपना ब्लैक मैजिक की तरफ से मैं सर्टिफाइड कलरिस्ट हूँ फ्रॉम अमेरिका माशाल्लाह। तो बस बाकी और कुछ नहीं आता मुझे, बस वही ऐसी प्योर आर्टिस्ट है। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड इरफान अहमद साहब ने। सितारा जरूरत इनको मिल चुका है और 1966 में इन्होंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया था। नेवल हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर नेवल ऑपरेशंस और कमांडर कराची समेत मुख्तलिफ अहम ओहदों पर ये फाइज भी रह चुके हैं और साथ में 1971 की जो जंग थी वो इसमें शामिल भी थे। साथ में हमारे साथ नबील शाहिद भाई मौजूद हैं। सितंबर 2019 में पाक अफ़गान बॉर्डर पर इनके छोटे भाई जो कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, अदील शाहिद, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। और आज नबील भाई जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में शोहदा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप दोनों को शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने तो जंग देखी हुई है और अभी जब भी कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में कुछ भी हो जाए तो जो मुरद इल्ज़ाम है ना वो कहीं ना किसी बस उनको होता है कि इसके पीछे पाकिस्तान ही हो सकता है। अभी पहलगाम में जो हुआ और उसके बाद वो जितने झूठे इल्ज़ाम बना रहे हैं, मैं लोगों में वीडियोस देख रही हूँ, जिन कपल्स की वीडियोस वायरल की थी वो कपल्स आके बता रहे कि भाई खुदा के लिए तो हम है ही नहीं, ये पता नहीं हमारी पिक्चर्स उन्होंने क्यों वायरल कर दी है। तो दुनिया को पता है कि वो किस तरीके से झूठ बोलते हैं और झूठी कहानी जो है वो बुनना शुरू कर देते हैं, प्रोपेगेंडा कितना वो करते हैं। तो जब ऐसी कोई पोजीशन आती है, जब वो सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप लोगों की क्या अप्रोच होती है? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इनवाइट करने का, बुलाने का। ये तो इंडिया की हिस्ट्री रही है और इसी तरह से हमारा रिएक्शन भी इसी तरह से हमेशा हिस्टोरिकल रहा है कि हमने कभी कोई घबरा के बात नहीं की। जैसे आपने बड़े उसमें बताया गीदड़ भपकी की बात की, तो ये भपकी हम अरसा दराज से सुनते चले आए। जो आजकल का तसलसल है वो 1986 शुरू हुआ था, जब इंदिरा गांधी के ज़माने में ब्रास अटैक हुई थी। उन्होंने बहुत लार्ज स्केल एक्सरसाइज की और वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान इससे डर जाएगा। हम डरे नहीं, हमने तैयारी मुकम्मल की और उन्होंने फिर बैक फुट ले लिया। इसी तरह से आप देखें बहुत सारे इंडियन जो आपकी तरह बहुत सारे टीवी के प्रेजेंटर्स हैं, वो बता रहे हैं कि कब से इंडिया ने 1999 से लेकर 2001, 2, 3, उसके बाद 16, 19 ये इस किस्म की धमकियां चलती रहती हैं। और वो जो अपनी कमज़ोरियां हैं उनकी, उसकी इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पे डाल देते हैं। वो समझते हैं शायद इससे पूरी दुनिया कन्विंस हो जाएगी। उनसे ज़्यादा बल्कि कि उनके अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो आवाम है, वो शायद इससे कन्विंस हो जाए कि हमने तो सारे इक़दाम किए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने आके हमला कर दिया। कितना बड़ा फेलियर है, लाखों की फौज आपने वहाँ पे रखी हुई है कश्मीर में। अभी देखें कितना दूर है LOC से ये जगह जहाँ की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी, अगर एक तो ये बात है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम खामोखा में जाके क्यों ऐसा कोई क्यों कदम उठाएंगे जिससे हमारी अपनी सिक्योरिटी कोई इफेक्ट हो, हमारी अपनी पब्लिक को इफेक्ट और निहत्ते लोगों को मारने की हमें क्या। तो जबकि उसके अंदर 26 में से 15 तो मुसलमान लोग थे और 3 तो वो जज थे जो केरला में जिन्होंने RSS के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया था। अब उनको वहाँ से
पकड़ के ये इस कितना तरह से- लाउड एविडेंस है कि देखें ना। और इन सब चीज़ों के बावजूद अब ये समझते हैं कि हम शायद इस वक्त अलर्ट नहीं है, या हम बस तैयार नहीं अपनी हैं। तरफ से ध्यान हटाने के लिए ना, जी, जी, कि आरएसएस पे ध्यान ना जाए। सब तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये बहुत पुराना इनका शेवर हथियार है। है, बहुत पुराना हथियार है और आज तक कामयाब नहीं हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा कामयाब। इसलिए कि हमारी नेशन का जो ट्रेंड है वो ये है कि हमें हमेशा तैयार रहना है। किसी वक्त भी कोई दुश्मन, एक कहता ना अय्यार चालाक दुश्मन, तो वो तो किसी वक्त भी आपके साथ कोई भी वार कर सकता है। अब ये तो उन्होंने बॉर्डर पे नहीं किया, अपने मकबूजा इलाके में दूर जाके जहाँ टूरिस्ट की जगह है, वो हमारा क्या लेना देना। भाई हम कुछ करते तो LOC पे करते, हम करते कोई समंदर में करते, हम उस वक्त करते जबकि 1916 में 2016 में और 2019 में इनकी समरीन हमारी तरफ आई थी। हमने उसको डिटेक्ट किया और बताया कैसे? शराफत से हमने मौत भेज दिया कि भाई आप आ गए हैं, हमने आपको पकड़ लिया है, आप वापस चले जाएं। इससे पहले हम नहीं सर, चाहते हमारी कि शराफत, हमारी मेहमान नवाजी तो लोग भी देख चुके हैं कि हमने तो नंदू को कितने प्यार से तैयार करके, मांग निकाल के, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना के, चाय बना के, पिला के वापस उसको भेजा। मतलब ये तो लोग वाकिफ हैं। अच्छा, मुझे पता है 1970 हमारे, जब आपने तो एक जंग देखी हुई है, तो जब जंग होता है, जंग का क्या माहौल होता है, और आप लोग जो कि अपनी ड्यूटीज़ पर होते हैं, तो क्या जज्बा होता है? देखें, कोई भी जज्बा पाकिस्तान अपने मुल्क से बढ़ के नहीं है। वो जज्बे जितने हैं वो मुल्क के तहत हैं, जो कि हम इसी मुल्क में हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में पढ़े लिखे, इसी ने उनको हमें पाला है, बेशक, हाँ पाला है, पोसा है, और हमने कमिट किया है कि हम इस मुल्क की दिफा का हाँ, धरती माँ में हिस्सा लेंगे। तो मैं तो एक नौजवान आदमी था 71 वॉर में, हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमें कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, हमें कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये जिसे कहते हैं ना कि एकदम आप जंग में अपने आप को झोंक देते हैं और कोई बहुत बड़ा ख़तरा नज़र नहीं शहादत आता। का जज्बा जो होता है, ख़तरा ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई कुछ शायद हम मर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे तो कुछ होगा, या पकड़े जाएंगे तो कुछ होगा। तो इस किस्म की चीज़ें उस वक्त नहीं होती जब इंसान को अपने मुल्क का ख्याल होता है और पूरे कौम की हिफाजत आपके ज़िम्मे होती है, तो आपको ख़तरा महसूस नहीं होता। एक कमिटमेंट है जिसकी हर एक की है, जैसे आप लोग इवन आप लोग टीवी वाले हैं, प्रेजेंटर्स हैं, एक कमिटमेंट है ना, जैसे आपको मैंने भी इंटरव्यू सुन रहा था आप दोनों के भी, एक कमिटमेंट है ज़िंदगी की। तो वो किसी भी फील्ड में है। हमारी फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें कि जानों का ख़तरा है, ट्रेनिंग बहुत हमारी जो है ना वो सख्त होती है, बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको जान जोखों का उस वक्त लगाना पड़ता है। जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे जंग जाके लड़ेंगे। तो वो एक जज्बा ही अलग है, एक माहौल ही अलग है, और इसमें किसी भी किस्म का कोई ख़तरा आपको महसूस नहीं होता कि आपके साथ ये हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, मैंने सिर्फ देखा, सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ हमारे सिपाही नहीं, जो उनकी जो फैमिलीज़ भी होती हैं वो भी उतनी ही निडर होती हैं। नबील भाई, आप लोग भी देख, क्योंकि शोहदा की फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, आपके भाई जो 6 साल आपसे छोटे थे, जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया, और उसके बाद जब भी ऐसी कोई टेंस सिचुएशन आती है तो शोहदा की फैमिली के अंदर वो फिर आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं, आप लोग क्या जज्बात होते हैं जब ऐसा कोई भी सिनेरियो सामने आता है? सबसे पहले तो आपको बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखें, शहादत के बाद ना जो जज्बात होते हैं ना वो उभरते नहीं हैं। होता ये है कि जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मेरा भाई जब PMA ज्वाइन किया था, उसी वक्त ना पूरी फैमिली की अटैचमेंट साथ हो जाती है उसके साथ। एक तो वो एकदम राब्ता नहीं हो पाता, माएँ बैठी होती हैं। ये सिर्फ मेरे घर के नहीं, तकरीबन जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके घरों की यही स्टोरी है। जब बच्चा PMA में जाता है, वो माइल टेस्ट हो रहे होते हैं, वहाँ से कभी कॉल आ जाती है कि अम्मी दुआ करिएगा, बहन दुआ करना कि मैं पास हो जाऊँ। उसके बाद फिर इनकी जब पोस्टिंग आती है, अदील की जो पहली पोस्टिंग आई थी कमीशन हासिल करने के बाद, वो सियाचिन में थी। वो एक बड़ा एक मरहला होता है। तो आपकी फैमिली उसी तरह स्टेज बाय स्टेज और लम्हा बाय लम्हा वो उस फीलिंग से गुजर रही होती है। सेकेंडली ये कि बहैसियत मुसलमान और वो शहादत और गाजी का एक जज्बा, तो क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह के दौर में भी असहाबा कराम तमन्ना किया करते थे कि मैं शहीद हो जाऊँ, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। मगर आप जब अपना बच्चा जब आप धरती को दे देते हैं ना, तो इन्ना लिल्लाह ना आप उसी दिन पढ़ लेते हैं। वो बच्चा फिर आपका बच्चा नहीं होता। मतलब आप इनकी लाइफ देख लें, वो फैमिली के साथ कितना अर्सा स्पेंड करते हैं। मेरी बड़ी बहन की जब शादी थी उमेरा की,
तो अदील उधर सियाचिन पोस्टेड था, अदील नहीं आ सका था यहाँ पर। तो ये तो कुर्बानियाँ इन लोगों की जान तो एक बड़ी त्यौहार कुछ भी हो, ये तो मतलब अपने घरों से दूर हमारी हिफाजत के लिए मामूल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो शहीद होने से पहले ही उसकी फैमिली के जज्बात तो मतलब कि वैसे पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान पर अगर कोई उंगली उठती है, आप हों, ये सानू शमून भाई बैठे में आर्टिस्ट हैं, 1965 की जंग हुई, मरहूमा मलका नूरजहां, उनके तराने आज भी बड़े मशहूर हैं। बॉर्डर पर जाकर वो पढ़ा करती थी, उससे बड़े जज्बे और हौसले आपके बुलंद हुए। तो ये तो पूरा एक कौम की बात है, कौम की बात है कि कौम का हर फर्द जो अपनी फील्ड में रहता है वो वहाँ पर बैठकर किस तरीके से किरदार अदा कर रहा है। जब जनाजा आता है ना, तो देखें इंसानी जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है और उसकी कमी दुनिया की कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। अभी पिछले दिनों रमज़ान गुजरे हैं, तो वो जब दस्तरखान लगता है तो उस दौरान तो उसकी कमी महसूस होती है। जब ईद आती है, बकरीद आती है, कोई इवेंट आता है तो उसकी कमी तो महसूस होती है। मगर एक तो बीइंग शहीद का भाई देखें, एक तो कौम की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पर अव्वल तो कोई दिल में ऐसी बात नहीं आती है, अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो सबसे पहले तो इंडिया खुश होगा, वहाँ पर हमारी रील्स चलेंगी, वहाँ पर हमारी वीडियो चलेंगी, ये हमारे पे एक जिम्मेदारी है। और ये जितनी भी शोधा की फैमिलीज हैं ये जिम्मेदारी को समझती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी शहीद की फैमिली से मिला हूँ, बशमूल मेरे फादर, क्योंकि एक जवान बेटा जाता है तो माँ बाप पर बड़ी वो एक पहाड़, तो मैंने तुमको शुक्र के सजदे करते हुए देखा है। आज तक मैंने कभी किसी शहीद की फैमिली को ऐसा नहीं देखा कि वो परेशान हो, हाय मेरा बेटा चले गया, बल्कि उल्टा अज़म होता है कि मेरा दूसरा बच्चा भी चल जाए। अब मेरा जो बेटा है वो तैयार हो रहा है इंशाल्लाह ताला, वो पाकिस्तान के लिए अब वो सर्व करेगा। लंबी हयाती दे। अच्छा, ये मैंने देखा, आपको पता है कि आप इस वक्त निकाल भी लें, मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी देख रही थी, उसमें था कि गैस करे कि वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी कौन सी है। तो वो किसी का नाम ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट का नाम ले रहे हैं, वो चाइना का नाम ले रहे हैं, वो रशिया का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो जो सबसे नंबर 1 पे आ रही थी वो पाकिस्तान की थी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि हम तो खुशी से कहते हैं कि अल्लाह मियां हमें शहादत हमें नसीब हो जाए, शहादत की मौत नसीब हो जाए तो क्या ही बात है। तो हमें वो खौफ नहीं है, हमें वो मरने का खौफ नहीं है, हमें खुद को कुर्बान करने का खौफ नहीं है। अच्छा शमून, मैं देखती हूँ कि इंडिया में स्पेशली जितनी माशाल्लाह से उन्होंने मुँह की खाई हैं, लेकिन अब दुनिया को और अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक ज़रा डिफरेंट तरीके से टीच करने के लिए फिल्में बना लेते हैं, प्रोपेगेंडा वाली, बताने के लिए कि जी हमने तो ये कर दिया, वो एक निकलता है, हीरो निकलता है, उनका सिपाही निकलता है, सबको मार मुर के वापस आ जाता है। मतलब एक बड़ी गलत तारीख से भी लोगों को आगाह करें। आप उनकी वैसे इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अप्रोच है ना, ये इंडिया से पहले बेसिकली अमेरिकन ने किया। उन्होंने आपको रशियन से नफरत करवानी थी, उन्होंने रशियन को, हर फिल्म में रशियन जो है ना वो बुरा आदमी होता है। उन्होंने चाइनीज़ को छोटा दिखाना था, उन्होंने चाइनीज़ को छोटा दिखाया। तो ये बेसिकली एक स्टेट पॉलिसी होती है जो कि सिनेमा को पैसा दिया जाता है और सब किया जाता है कि जी इनको बुरा दिखाना है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, इन लोगों की इंडस्ट्री में कैपेसिटी ज़्यादा है। 1 अरब से ऊपर की इनकी आबादी है, पैसा, मतलब मेघ न्यानी खरीदेंगे, फिल्म बना लेंगे, ठीक है ना। और उसमें वो उनके पास ज़्यादा है वो गुंजाइश। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारा मुल्क, हमारा जो सोसाइटी है ना, वो लड़ना ही नहीं चाहती, वो नहीं लड़ना चाहती किसी से। मतलब अभी भी आप ये देखिए कि इतना कुछ इन्होंने अभी बड़बड़ कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ से मीम्स ही जा रही हैं, हमारे यहाँ से बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, कॉमेडी हो रही है। हमारी मीम्स गेम में भी स्ट्रांग, क्यों? क्योंकि वो इतना इजी ले रहे हैं कि नहीं लड़ना। अच्छा, और अच्छी बात जो मुझे इस दफ़ा ये लगी वो ये लगी कि वहाँ की अवाम ने आवाज़ उठाई against their own political system and they don't want war। कितना डिवाइड उनका नजर आया यहाँ। क्यों? क्योंकि उनका जो बीजेपी का सिलसिला चल रहा है वो एक सेपरेशन है जिससे तंग आ चुके हैं लोग। कश्मीर का जो भी एक इतना ट्रेजिक अभी हिस्ट्री हम देख रहे हैं पिछले 8-10 साल में जो उन्होंने किया है, वो सब एग्जाम्पल्स हैं सबके सामने। तो अच्छा, हम जवाब तो देते हैं फिल्मों में, लेकिन मुझे लगता है हमारी आवाम को इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि लोग लड़ाई वाली फिल्में नहीं देखना चाहते। लोग देखना चाहते हैं प्यार, मोहब्बत, हंसना, बोलना। हाँ, और हम हमेशा हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मैसेज भी हमेशा अमन ही है, बट लेकिन वो तो ना कि कभी कभी जब आप अमन का मैसेज बहुत दे रहे थे तो अगले को लगता है कि शायद ये डरपोक है। अब मुझे बताइए ना, इन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन को कैद किया था, सर को पता होगा, उससे ये कहते रहे 60 साल तक। जी 60 साल उससे कहते रहे कि तुम बोलो जय हिंद, उसने नहीं बोला, उसकी ज़बान काटी और उसने अपने खून से लिखा दीवार पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो जब वापस आए तो वो बेचारे की ज़बान नहीं थी। और आज
हमने अभिनंदन पकड़ा, उससे दूध पत्ती पिलाई, उसके वही आपने बोला ना, उसके बाल छाल बनाए और हमने उसको वापस भेज दिया। अभी सर बता रहे थे सबमरीन इनकी जो है वो एक डिफेक्टेड, वो थी भी डिफेक्टेड, वो भी भाई पकड़ के हम सजा देते हैं आपको। आज भी आपका वो जो एजेंट हमारे पास है कुलभूषण, कुलभूषण को आज अपने कौन से ऐसे टॉर्चर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको रखा हुआ है सिर्फ क्योंकि एक पॉलिटिकल हमें वो करना है। तो बात ये है कि हमारी तरफ से हमेशा अमन का ही मैसेज, और यही अगर हमारी तरफ से हम देखें कि किस तरीके से उन्होंने जो हम पाकिस्तान में आए दिन देखते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान को टारगेट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करते हैं, लेकिन हमने फिर भी कभी ऐसी वॉर की बात नहीं की। हमने वॉर की बात नहीं, हमने देखा है कि जी 2 एटमी क़ुव्वतें हैं। तो ये जो इतनी अच्छी एक अप्रोच है, मैं हमेशा से देखती हूँ, उसकी बड़ी पीछे क्या बड़ी रीज़न है कि हम हमेशा अमन के वाले से बात करते हैं, लेकिन हम साथ में बता भी देते हैं कि ईज़ी नहीं लेना इसको। मज़हब है, हमारा जो ईमान है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो हमें ये बताती है कि आपको हमेशा पीसफुल रहना है, किसी से खुद जाकर जंग नहीं करनी, बल्कि आपने अमन का महसूस। अभी आप देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा 60 मुल्कों के सरबराहान यहाँ इकट्ठे हुए, पाकिस्तान नेवी ने उसको होस्ट किया, और हमने नाम क्या रखा? नाम ने रखा हम ना अमन डायलॉग, अमन एक्सरसाइजेस। और जितने लोग आए, वैसे ईरानियन नेवल चीफ से मेरी बात हुई, और इसके अलावा इतने सारे नेवल चीफ थे वहाँ पर, उन सब से बांग्लादेश के नेवल चीफ थे, 60 मुल्कों के लोग। हमने उसका नाम क्या रखा? अमन एक्सरसाइज, अमन डायलॉग। चाहते हैं कि इस एरिया में अमन हो, अमन से ही प्रोग्रेस हो सकती है, जंग लड़के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जंग तो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, कब तक आपको। तो इसीलिए आपने देखा हमारा रवैया, हमने सबमरीन आई उनको भी छोड़ दिया कि आप अपने अक्ल के नाखून लें और ये बात समझें कि बातिल को से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो इंडिया तो हमें इतनी दफ़ा इम्तिहान हमारा कर चुका है। और एक मैं आपको देखिए, मैं आपको मर्द मोमिन की निशानी बता दूं कि मर्द मोमिन खुद जो है ना, वो खुद पहला वार कभी भी नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा, आप देख लेना इस्लाम में जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, तो हज़रत अली पहला वार खुद नहीं करते थे, पहला वार करने का अगले को ही कहते थे, और उसके बाद जब खुद वार करते थे तो अगले को उस काबिल ही नहीं छोड़ते थे कि वो वार करता है। हमारी मिसाल भी ऐसी ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी, आप सबको बहुत शुक्रिया कि हमारे शो में आए। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।